हाँ जी दोस्तों, सेक्शन नंबर 43 शुरू हो रहा है हमारा। चैप्टर नंबर 4 का पहला सेक्शन बेसिकली शेयर कैपिटल के टाइप्स के ऊपर ये पूरा पूरा सेक्शन है। और इसके अंदर जो मेजर एरिया आपका कवर होगा, मतलब जो डिवोटेड एरिया है मेनली, वो जाता है कि इक्विटी शेयर्स वो वाले जो हम इशू करते हैं विद डिफरेंशियल राइट्स। डिफरेंशियल राइट्स के साथ अगर आपने इक्विटी शेयर इशू किया है, कुछ नया टर्म है जो बेसिक आप नहीं सुनते हो, अपने प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स देखे होंगे वगैरह वगैरह, बट इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स या डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स अगर उसके हम इशू करती है कोई कंपनी, तो उसको लेके क्या लीगल प्रोविजन है, इसके लिए रूल 4 आपका गवर्न होगा यहाँ पे। उसमें क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या कंडीशंस हैं, वो उसको फॉलो करना जरूरी है। तो वो उस टाइप की चर्चा होगी। कुछ बेसिक टर्म्स भी पहले स्टार्टिंग में आएगा, बट जो मेन आपका टेक्निकल एरिया है और ऐसा कह लो कि जिसके ऊपर आपका क्वेश्चन फ्रेम होता है, वो यही है कि इक्विटी शेयर्स अगर हम इशू करते हैं विद डिफरेंशियल राइट्स तो उसके क्या प्रोविजंस हैं, वो लिस्ट डाउन आपको करना जरूरी होता है, वो माइंड में रखना जरूरी है। उसको बेस पे बहुत सारे केस स्टडीज आपसे पूछे जाते हैं और बहुत सारी तरीके से उसको क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 43 को। आप देख रहे हैं सेक्शन नंबर 43 के ऊपर आपका 1 एंड 2 लिखा हुआ है। बेसिकली 1 एंड 2 क्या बता रहा है कि सेक्शन नंबर 43 जो है वो किसी भी प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, अभी नोट से हम देख लेंगे फुट नोट के अंदर कि 1 नंबर बेसिकली क्या बता रहा है कि जो सेक्शन नंबर 43 है वो किसी भी प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि 43 सेक्शन जो है उससे रिलेटेड जो भी सेक्शन के मैटर्स हैं वो प्राइवेट कंपनी अपने मेमोरेंडम या आर्टिकल के अकॉर्डिंग चलाती है। मतलब उनके मेमोरेंडम आर्टिकल में जिस अकॉर्डिंग प्रोविजन लिखा होगा वो ही सफिशिएंट है, उनको सेक्शन 43 की जरूरत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, सेक्शन 43 एप्लीकेबल नहीं होगा तब तक ही जब तक कि प्राइवेट कंपनी ने अपनी फाइलिंग्स के अंदर कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो। और जब भी ये टर्म आता है आपको याद आ जाना चाहिए सेक्शन नंबर 137 एंड सेक्शन नंबर 92। 137 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और 92 आपका एनुअल रिटर्न का। यही दो फाइलिंग होती है जो कि कंपनीज को टाइम पे करना होता है। और इसके अंदर अगर कोई डिफॉल्ट नहीं होगा तभी ये एक्सेप्शन मिलेगी किसको? प्राइवेट कंपनी को। जो 2 पॉइंट है वो बात करता है पब्लिक आईएफएससी कंपनी, मतलब आईएफएससी कंपनी जो है और पब्लिक कंपनी है तो उनको भी ये एप्लीकेबल नहीं है इस सेक्शन का यूज, मतलब ये सेक्शन उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये दो टाइप के एक्सेप्शंस है, फॉर प्राइवेट कंपनी एंड फॉर पब्लिक आईएफएससी कंपनी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। अब बात करते हैं कि ये सिंपल बात कर रहा है एक तरीके से पब्लिक कंपनी की जिनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो कितने प्रकार के हमारे शेयर्स होते हैं? आपने बचपन से सुना है शेयर्स आपके दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 इज इक्विटी शेयर कैपिटल, नंबर 2 इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल दो टाइप के होते हैं, ये आप यहां सुनोगे। ठीक है, इक्विटी शेयर दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 इज विद वोटिंग राइट्स। विद वोटिंग राइट्स का मतलब जो यूनिफॉर्म, एक तरीके से उसको ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहा जाता है, विद वोटिंग राइट्स। और दूसरा होता है विद डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड वोटिंग और अदर राइट्स। मतलब कि ऐसे शेयर होल्डर्स जिनको कि हम अलग अलग क्लास ऑफ शेयर्स में डिवाइड कर देते हैं, जिनके की राइट्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। मतलब कि सभी शेयर होल्डर एक समान नहीं होते। मतलब कि हमने शेयर्स के क्लासेस बना दी, इक्विटी शेयर्स के अलग अलग क्लासेस बना दिए, अलग अलग डब्बे बना दिए एक तरीके से, और हर किसी के साथ हर किसी के राइट्स में कुछ ऊपर नीचे, तो उस टाइप के शेयर्स को हम बोलते हैं विद डिफरेंशियल राइट्स। ठीक है, डिटेल में इसके बारे में चर्चा होगी आगे। फिर बात आती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है आपको बचपन से पता है, जिनको प्रेफरेंस मिलता है। किस चीज का प्रेफरेंस मिलता है? दो चीजों का प्रेफरेंस मिलता है। नंबर 1 इज डिविडेंड, मतलब कि अगर डिविडेंड बढ़ रहा होगा तो पहले इक्विटी शेयर को ना मिलेगा, पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा। और नंबर 2 आती है रीपेमेंट, कि अगर कंपनी सपोज बंद होने जा रही है, वाइंड अप हो रहा है, तो जब पैसे लौटाए जाएंगे तो पहले डिबेंचर्स को लौटाई जाती है, तो बताइए वो तो आउटसाइडर हो गया। लेकिन इक्विटी शेयर्स में अगर लौटाने की बात आएगी तो पहले किसको रीपेमेंट करना होता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, उसके बाद जाके कहीं पैसा मिलता है इक्विटी वालों को। ठीक है, तो ये है आपका कि उनको प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं इन दो चीजों के रिगार्ड में। नंबर 1 इज डिविडेंड एंड नंबर 2 इज रीपेमेंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, तो ये बेसिक चर्चा थी इसके ऊपर। इसी को थोड़ा सा इसको क्लासिफाई किया गया कि भैया दो टाइप के शेयर कैपिटल हो सकते हैं। नंबर 1 इज इक्विटी, नंबर 2 इज प्रेफरेंस। प्रेफरेंस बेसिकली वो होते हैं जिनको प्रेफरेंशियल राइट होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ रीपेमेंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अच्छा, वो शेयर्स जिसको प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते, मतलब इक्विटी शेयर की बेसिकली डेफिनेशन क्या है कि वो वाले शेयर जिनको प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते, वो कौन से शेयर्स होते हैं? वो ऑटोमेटिकली इक्विटी शेयर्स हो जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा जी, अब इक्विटी शेयर्स के बारे में बताया गया कि ये दो टाइप के होते हैं। एक कहा जाता है प्लेन वेलिना। अब इसको आपको ध्यान रखना है, प्लेन वेलिना मतलब जिनकी सेम वोटिंग राइट्स है, मतलब ऑर्डिनरी शेयर्स, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, सारे शेयर्स एक जैसे, सबकी वोटिंग राइट्स एक समान है। और दूसरा होता है डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स, जिनके की राइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंस होते हैं। अब इसको जरा एक तरीके से और समझो, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं आगे आएंगी, तो इसका बेस क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्या है इसके बारे में कॉन्सेप्ट? कि सपोज करो हमने पहले शेयर्स कुछ इशू किए जो कि हमारे थे प्लेन वेनिला, ठीक है, मतलब सेम वोटिंग राइट वाले शेयर्स थे। फिर सेकंड टाइम जब हम शेयर्स इशू करने गए तो हमने उस टाइम में एक कंडीशन लगा दी कि भैया जो तुम शेयर्स होल्डर अब आ रहे हैं ना, इनको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा।
इनको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। ये सिर्फ कंपनीज एक्ट 2013 में है, पुराने एक्ट में ऐसा नहीं हुआ करता था, डिफरेंशियल इशू करने की परमिशन नहीं थी, वो सिर्फ 2013 में दी गई। उनको क्या कहा गया कि ये सेकंड लॉट में जब हम इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, इन इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों के लिए हमने कंडीशन डाल दी कि सच्ची आपको डिविडेंड मिलेगा, बाकी सारे राइट्स होंगे, द थिंग इज आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे जो मेंबर्स होते हैं, मतलब जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो कई टाइप के होते हैं। कई टाइप के मतलब कि जो प्रमोटर्स टाइप के शेयर होल्डर होते हैं, वो कहते हैं जी वोटिंग राइट चाहिए, डिविडेंड ना दो तो भी चलेगा, उनको हक चाहिए, एक तरीके से वोट्स में उनकी महत्वता होनी चाहिए। दूसरे होते हैं वो जो कहते हैं भैया डिविडेंड कमाना है, हम तो डिविडेंड कमाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, वोट करो ना करो हमें फर्क नहीं पड़ता, कंपनी बहुत सही चल रही है, मालिक बहुत अच्छे हैं इसके, कंपनी का रिकॉर्ड पुराना बहुत अच्छा है, तो हमें और कोई लालच नहीं है, बस हमारा लालच क्या है कि हमें डिविडेंड मिलना चाहिए, तो उन्हें वोट से फर्क नहीं पड़ता। तो कंपनी इसलिए ऐसे टाइप के शेयर इशू करती है जहां पर वो कहती है वोट नहीं देंगे, तो उस कैटेगरी के लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे जिनको वोट से मतलब नहीं है। वो कहते हैं जी डिविडेंड नहीं देंगे, या डिविडेंड देंगे तो वो डेफरमेंट होगा, मतलब कि पहले नॉर्मल शेयर्स को देने के बाद भी अगर कुछ बच जाएगा तो आपको देंगे, ठीक है, या और कुछ कंडीशन इस टाइप की। तो वैसे वाले लोग जिनको कि भैया वोटिंग से मतलब है, वो उस टाइम में अप्लाई करेंगे। द थिंग इज कि इस टाइप के शेयर्स भी इशू करने की प्रोविजन है इसके अंदर, बशर्ते आप रूल 4 के, अभी नीचे देखेंगे रूल 4 आएगा, उसके सारे प्रोविजंस को हमने कंप्लाई करना है अगर हमने इशू करना है तो। बाकी जो प्लेन वेनिला है, मतलब जो ऑर्डिनरी शेयर्स है हमारे, वो तो आप इशू कर ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, चलिए ये आपको क्लियर हुआ होगा। फिर बात करते हैं, अब इससे मैंने जैसे डिफरेंशियल का एक चीज ध्यान रखना है, डिफरेंशियल राइट्स की वैरायटीज बहुत सारी हो सकती है। मतलब डिफरेंशियल राइट्स में आ सकता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया है, डिफरेंस किसके अंदर रखा है, वोटिंग राइट्स के अंदर रखा है। डिफरेंशियल डिविडेंड राइट्स कि वहां पे हमने जो डिफरेंस रखा है वो किसके अंदर रखा है, डिविडेंड पेमेंट में रखा है। तो इस टाइप के डिफरेंशियल कई चीजों में हो सकती है, तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण होता है जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट। अब इंडियन कंपनी की बात करें तो इंडियन लिस्टेड कंपनीज के अंदर से 2 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू कर रखा है, मतलब कि मार्केट में उनके डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अब जरा एक समझो सारा सिंपल सी बात, एक शेयर ऐसा है जो कि ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी का मतलब कि उसके पास वोटिंग राइट भी है, डिविडेंड राइट भी है, सारे राइट्स हैं जो शेयर होल्डर को होते हैं। एक शेयर हम ऐसा इशू करना चाह रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि वोटिंग राइट नहीं देंगे आपको, ठीक है, वोटिंग राइट नहीं देंगे। अच्छा, वोटिंग राइट नहीं देना भी एक ऑप्शन है। दूसरा हो सकता है कि 50% दे, मतलब कि आप 10% शेयर होल्ड करोगे तो आपको 5% का वोटिंग राइट मिलेगा। इस टाइप के प्रोविजन भी डाल सकते हैं। द थिंग इज कि ये नहीं कि जीरो कर दिया हमने राइट को, उसको कुछ और परसेंटेज में भी डिवाइड किया जा सकता है, कुछ और कंडीशंस भी उसके अंदर लगाई जा सकती है। ठीक है, अब आप बताओ कौन से शेयर सस्ते बिकेंगे जिसमें वोटिंग राइट नहीं होगा। ऑब्वियसली वो सब्सिडाइज बिकेगा, उसकी वैल्यूएशन क्या होगी, लोअर होगी, वो लोअर रेट पे मार्केट में ट्रेड किया जाएगा एज कंपेयर टू अदर शेयर्स जो कि उसी कंपनी के होंगे जिसको कि सारे राइट्स अवेलेबल होंगे। तो वो अदर रेट्स को उसके लिए कहीं ना कहीं सब्सिडाइज रेट पे मार्केट में ट्रीट किया जाता है। तो इसलिए जो परचेजर होते हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनको कि वोट से मतलब नहीं है, वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, सस्ता भी मिल रहा है, डिविडेंड भी मिलेगा, दिक्कत क्या हमें चाहिए नहीं वोट। तो उस टाइप के लोग, जो उस टाइप के इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो इसलिए इस टाइप के प्रोविजन भी कंपनी एक्ट 2013 में रखे गए। अब ना एक्सट्रैक्ट आता है, एक्सट्रैक्ट में कुछ नहीं है, थोड़ी सी रिपीटेशन चलेगी कि 2 टाइप होता है। अगेन वही चीज, इक्विटी शेयर्स जो वोटिंग राइट जिनके सेम हो सकते हैं या डिफरेंशियल हो सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स की बात यहाँ पे आ जाती है जिनको कि प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है। नाउ एक्सप्लेनेशन के अंदर आता है कि इक्विटी शेयर्स का बेसिकली मतलब क्या है, वो सारे शेयर जो कि प्रेफरेंस नहीं होते वो इक्विटी शेयर्स है। और प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब बेसिकली क्या है, जिनको प्रेफरेंशियल राइट मिलता है इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड। अब डिविडेंड उनका फिक्स अमाउंट में भी हो सकता है, फिक्स रेट में भी हो सकता है, लाइक आपको 6% डिविडेंड मिलेगा, ये भी पॉसिबल है, या फिर आपको 100 रुपए पे 5 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, ये भी पॉसिबल है। तो किसी भी टर्म में कह लो आपका, वो दोनों चीजें पॉसिबल हैं। अच्छा, यहाँ पे डिविडेंड कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कि जिसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा, जिनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, वो डिपेंड करता है आपके इनकम टैक्स का प्रोविजन है, वो अलग बात आ जाती है। फिर दूसरा आता है रीपेमेंट। नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर का पॉइंट, कि आपने सुना होगा बचपन में ऐसा कि प्रेफरेंस शेयर्स वाले पार्टिसिपेट नहीं करते इन जनरली। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स का जब हम और डिटेल में देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि प्रेफरेंस शेयर्स वाले सारे रेजोल्यूशन में वोट करने का हक नहीं रखते। मतलब इक्विटी शेयर्स वाले तो हर रेजोल्यूशन के अंदर वोट रखेंगे। जब हम वोटिंग वाला एरिया पढ़ेंगे तो हमें क्या पता लगेगा कि भैया कंपनी में कोई भी मूवमेंट करना है तो एक रेजोल्यूशन पास करना होता है, चाहे वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो चाहे वो स्पेशल रेजोल्यूशन हो। ठीक है, अब उस रेजोल्यूशन में वोट करने का अधिकार किसका होता है, तो इक्विटी शेयर्स तो जितने भी होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, वो सब तो वोट करते ही हैं सिंपल टर्म में। लेकिन क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट करते हैं, तो उनके लिए कुछ कैटेगरीज है कि भैया प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट नहीं करते। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है हमारे, वो वोट नहीं करते, वो सिर्फ उन्हीं एरिया में करेंगे जो उनसे रिलेटेड होता है, अदरवाइज वो वोट नहीं करते। अगर कोई और बिजनेस मैटर चल रहा है कंपनी का, उसके लिए रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है, तो उसमें प्रेफरेंस शेयर वाले वोट नहीं करते। लेकिन वो वोट कर सकते हैं कब, जबकि उनको यहाँ पे 2 पॉइंट आया, डिविडेंड के रिगार्ड में और रीपेमेंट के रिगार्ड में। इसमें कह रहा है कि भैया जो डिविडेंड वाला पॉइंट था, वो उनको डिविडेंड ना मिला हो तो उनके पास पार्टिसिपेशन का राइट आ जाएगा, चाहे फुल्ली आए, लिमिटेड आए, कुछ हद तक आए, वो अलग चीज है। तो थिंग इज कि देखें पार्टिसिपेट अगर उनको डिविडेंड टाइम में नहीं मिल रहा है तो। और अगर रीपेमेंट की बात करें तो रीपेमेंट हुई है लेकिन सारे पैसे रीपेमेंट नहीं हुए,
तो जितना पैसा उनका बच गया उस प्रपोर्शन के अंदर वो इंटाइटल हो जाएंगे पार्टिसिपेशन का, मतलब जितना पैसा उनका कंपनी में बचा हुआ है उतने प्रपोर्शन में उनको किस प्रकार से उसके क्या प्रोविजंस होंगे, मतलब क्या उनकी आपस की टर्म्स होंगी कंपनी के और उस शेयर होल्डर की, द थिंग इज कि उतने प्रपोर्शन के लिए लेकिन वो पार्टिसिपेट कर सकता है उस कंपनी के सारे डिसीजंस के अंदर। तो इसलिए ये दोनों चीज का आपका रेगुलर होना जरूरी है। अगर इन दोनों चीजों के अंदर अगर कुछ भी डेविएशंस आएंगी तो वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट का एक राइट दे देती है किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, जो कि इन जनरल नहीं होता, इन जनरल वो नहीं होता। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया था। नाउ अब शुरू होता है आपका रूल नंबर 4 विच इज अ सेपरेट एरिया बिल्कुल, और इसके ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन आपके कई बार फ्रेम होते हैं जो कि सिर्फ बात कर रहा है किस चीजों की, कि कंडीशंस क्या होंगी अगर आपको शेयर्स इशू करने हैं विद डिफरेंशियल राइट, क्या क्या प्रोविजंस जो आपको फॉलो करने होंगे। तो रूल 4 सीधा सीधा बताता है क्या, कि भैया कोई भी कंपनी इशू नहीं कर सकती अगर वो कंप्लाई नहीं करेगी इन सारी बातों को। तो काफी सारे कंडीशंस हैं, वन बाय वन देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला कंडीशन आता है कि भैया ये जो डिफरेंशियल राइट है ये आपके आर्टिकल में ऑथराइज होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं आपके आर्टिकल में ये प्रोविजन इंसर्टेड होना चाहिए, आर्टिकल में ये चीजें मेंशन होनी चाहिए कि भैया ये कंपनी ऐसी है जो कि ये इस टाइप के शेयर्स भी इशू कर सकती है, वो होना मैंडेटरी है। नंबर 2 क्या आता है कि भैया आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग के अंदर, सभी शेयर होल्डर से क्या लेनी पड़ेगी, बेसिकली अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि हम ऐसा इशू करने जा रहे हैं। किससे अप्रूवल लेंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से लेंगे। अच्छा जी, अगर हमारे शेयर जो है वो लिस्टेड है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर हमारे शेयर्स लिस्टेड है तो उस केस में जो मेरे को अप्रूवल लेनी है, यहाँ पे ध्यान देखना बी पॉइंट में क्या कह रहा है कि आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू अप्रूवल लेनी होगी, कहां पे, जनरल मीटिंग के अंदर। लेकिन इन केस अगर मेरे शेयर्स लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तो उस केस में मैं जनरल मीटिंग में अप्रूवल नहीं लूंगा, फिर कैसे लूंगा, थ्रू पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट बेसिकली क्या था, तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है कि बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड या पोस्टल मोड या एनी अदर मोड अदर देन प्रेजेंस, अदर देन फिजिकल प्रेजेंस इन द मीटिंग, हम किसी भी मोड से उनसे अप्रूवल ले सकते हैं। तो वो मोड आपको बनाना पड़ेगा कब, जब आपके शेयर्स लिस्टेड है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। अगर लिस्टेड नहीं है तो आपको जनरल मीटिंग बुलानी है और उसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू आपको अप्रूवल ले लेना है। चलिए जी, नेक्स्ट आता है कि कितने हम डिफरेंशियल राइट वाले शेयर्स इशू कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्सीड नहीं होना चाहिए 26% से। 26% किसका निकालेंगे, पोस्ट इशू, मतलब इशू होने के बाद हमारा टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है उसके अंदर 26% से ज्यादा वाले आपके डिफरेंशियल राइट वाले शेयर्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, डिफरेंशियल वाले में 26% किसका देखना है, उस पर्टिकुलर टाइम का नहीं। सपोज करो कि हमने पहले 5% इशू कर रखे थे, 5% टोटल शेयर कैपिटल का हमने डिफरेंशियल राइट वाला इशू कर रखा था, उसके बाद हम और 10% कर रहे हैं, तो आपने कितने भी टुकड़े में किए उससे मैटर नहीं करता। द थिंग इज कि आपका एक बार 26% कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आप इशू नहीं कर सकते, ठीक है, उसके बाद आपका इशू करना पॉसिबल नहीं है। मतलब पुराने इशू और करंट इशू सबको मिला के 26% से वो ज्यादा नहीं होना चाहिए इन ओवरऑल, ठीक है। 20% ऑफ पोस्ट पेड अप कैपिटल, यानी कि पहले इशू करने से पहले की बात नहीं हो रही, इशू करने के बाद जो आपका टोटल शेयर कैपिटल होगा उसके अंदर का 26% उससे ज्यादा आपका एक्सीड नहीं करने चाहिए वो वाले शेयर जिनको डिफरेंशियल राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कंपनी की क्या कंडीशन है। तो भैया कंपनी के पास एक कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि भैया इनके पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, मतलब ये प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। और लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 सालों से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कमाया है और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया एज अ डिविडेंड, ऐसी कंपनी वो होनी चाहिए। द थिंग इज की प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होनी चाहिए। अगला पॉइंट आता है कि इन्होंने डिफॉल्ट ना किया हो किसी भी फाइलिंग के अंदर। अगेन फाइलिंग वर्ड आता है तो आपके वर्ड में माइंड में दो बातें आनी चाहिए, कौन सी, सेक्शन 137 एंड सेक्शन 92, कि इन दोनों फाइलिंग के अंदर कोई भी डिफॉल्ट ना हुआ हो उस कंपनी के द्वारा पिछले 3 सालों के अंदर, तो वही कंपनी इस टाइप के शेयर इशू कर सकती है। अगर किसी ने ऐसा काम किया है तो वो इशू नहीं कर पाएगी। कोई भी कंपनी सबसिस्टिंग डिफॉल्ट ना हो, मतलब किसी ऐसे डिफॉल्ट में ना घिरी हुई हो। किस टाइप का डिफॉल्ट, कि भैया डिविडेंड नहीं दिया, कोई डिबेंचर्स आपके मैच्योर हो गए तो उसकी रिपेमेंट नहीं करी, प्रेफरेंस शेयर्स आपके मैच्योर हो गए तो उसकी रिपेमेंट नहीं करी, या किसी डिबेंचर का आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया, मतलब इस टाइप के कोई भी टाइप के डिफॉल्ट नहीं होने चाहिए एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट। तो उस टाइम पे आपका कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन रिलेटेड टू ऑल दीज मैटर्स। फिर बात आती है कि डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए किस बारे में, कि प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को आपने डिविडेंड नहीं दिया, या फिर कोई लोन्स वगैरह आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रखे हैं, शेड्यूल बैंक से ले रखा है, किसी से भी ले रखा है, तो उसकी आपने रीपेमेंट नहीं करी। या फिर कोई स्टैच्यूटरी पेमेंट थी एम्प्लॉइज के रिलेटेड, एम्प्लॉइज के रिलेटेड का स्टैच्यूटरी पेमेंट का मतलब क्या होता है, लाइक उसकी बोनस पेमेंट था, उनका ग्रेचुइटी पेमेंट था, इस टाइप की कोई चीज थी स्टैच्यूटरी किसी एक्ट के तहत, उसको आपने पे नहीं किया, उसके अंदर डिफॉल्ट कर रखा है। या फिर कोई पैसा ऐसा है कि आपको ट्रांसफर करना था इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। अब ये बेसिकली क्या होता है, तो हम जब एक डिविडेंड वाला एरिया देखेंगे, हमारा बेसिकली चैप्टर नंबर 9 आएगा,
जो बात करेगा डिविडेंड के ऊपर। तो उस डिविडेंड के अंदर हम देखते हैं कि कुछ डिविडेंड ऐसे होते हैं जो कि हम नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाते, या फिर जो डिविडेंड होल्डर है जिसको डिविडेंड लेना चाहिए वो उसको लेने नहीं आता, या उसके साथ कुछ भी इंसिडेंट हो जाती है, तो वैसे बचे हुए पैसे को हमें ट्रांसफर करना होता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के अंदर। तो उस टाइप के पैसे को आपने ट्रांसफर नहीं कर रखा, अभी तक अपने पास होल्ड करके रखा हुआ है, तो इस टाइप का कोई डिफॉल्ट भी आपने नहीं कर रखा हो। तो तीन टाइप की चीजें आई। पहला डिफॉल्ट आया आपका फाइलिंग से रिलेटेड, दूसरा डिफॉल्ट आया आपके शेयर्स और डिवेंचर से रिलेटेड, तीसरा डिफॉल्ट आया आपके अदर मैटर्स, अदर स्टैच्यूटरी मैटर्स, जैसे लोन रिपेमेंट हो गया, एम्प्लॉइज की कोई स्टैच्यूटरी पेमेंट हो गई, या फिर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड की पेमेंट हो गई। तो इस टाइप से रिलेटेड अगर कोई डिफॉल्ट है तो वो भी अगर कर रखा है कंपनी ने तो वो ये नहीं इशू कर सकती इस टाइप के शेयर्स। लेकिन अगर इस टाइप का कोई डिफॉल्ट उन्होंने किया था सपोज किसी साल में, और उस साल के अंत से 5 साल बीत चुके हैं, तो 5 साल के बाद वो इशू कर सकती है। मतलब कि इस टाइप के डिफॉल्टर जो कंपनी होगी उसके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन कितने सालों तक रहेगा, 5 सालों तक रहेगा। मतलब कि जिस फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने वो डिफॉल्ट को खत्म कर दिया, लाइक पेमेंट नहीं करनी थी अब कर दीजिए, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में पैसा ट्रांसफर नहीं किया था अब कर दिया, लोन रिपेमेंट नहीं किया था अब कर दिया, सब कुछ उन्होंने करेक्ट कर लिया। करेक्ट करने के बाद भी अगले 5 सालों तक वो डिफॉल्टर ही माने जाएंगे। अगले 5 साल एक बार कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद 6th ईयर में जाके वो इस टाइप के शेयर्स को इशू कर सकते हैं। मतलब उस ईयर की बात हो रही है जिस साल में उन्होंने सारी गलतियों को ठीक कर दिया, और उसके बाद 5 साल और छोड़ दो आप, 5 फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद जो 6th फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें जाके वो इशू कर पाएंगे। ठीक है, तो मतलब 5 साल तक आपका डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है उस टाइम से जब से ये ठीक ना हुआ। उसके बाद बात करता है कि भैया कंपनी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके ऊपर कोई भी पेनल्टी लगी हो किसी भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल के द्वारा, किसी भी एक्ट के अंदर। किसी भी एक्ट का मतलब क्या हो गया कि आरबीआई एक्ट के कोई प्रोविजन का उल्लंघन किया है, सेबी एक्ट के किसी प्रोविजन का उल्लंघन किया है, एससीआरए एक्ट का किया है, फेमा का किया है, फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट का, मतलब किसी भी इस टाइप के एक्ट हो गया, आईआरडीआई एक्ट हो गया, कोई भी स्पेशल एक्ट, किसी भी टाइप का एक्ट जो आपकी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, उसके किसी भी प्रोविजन का आपने उल्लंघन किया और आपको पेनल्टी वगैरह लगी है कोर्ट या ट्राइब्यूनल के द्वारा, तो ऐसी कंपनी भी अगर है तो वो इशू नहीं कर सकती। तो ये आपके प्रोविजंस आते हैं ए से लेके एच तक, जो कि आप कंप्लाई करने हैं। अगर इसमें फॉल करते हो आप तो आप इशू करने के हकदार नहीं हो, उस टाइप के शेयर्स आपकी कंपनी इशू नहीं कर सकती। अब कुछ छोटे से 1-2 पॉइंट प्रोविजंस और हैं इसके बेसिक्स। क्या पहला पॉइंट कहता है कि भैया अगर कोई ऐसा इक्विटी शेयर्स है जो कि विद डिफरेंशियल राइट है, और एक कोई ऐसा इक्विटी शेयर्स है जो कि विद नॉर्मल वोटिंग राइट है, मतलब नॉर्मल ऑर्डिनरी शेयर्स कह लो, और एक डिफरेंशियल शेयर्स कह लो, क्या ये आपस में कन्वर्ट किए जा सकते हैं? जैसे आपने देखा होगा कन्वर्टेबल डिवेंचर होते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट है और एक शेयर विद वोटिंग राइट है, क्या इसको आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है कि डिफरेंशियल को वोटिंग में कर दिया या वोटिंग को डिफरेंशियल में कर दिया? तो जी ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब ना ही आप डिफरेंशियल से वोटिंग में जा सकते हो, ना ही वोटिंग से डिफरेंशियल में जा सकते हो, ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होगा। ये आपका जिस मोड में इशू हुआ है वो वैसा ही रहेगा, या आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है कि जो इक्विटी शेयर्स होल्डर हैं विद डिफरेंशियल राइट वाले, उनको क्या बाकी राइट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो उनको बाकी सारे राइट्स मिलेंगे। मतलब कि कल को अगर राइट शेयर्स इशू हो रहा होगा तो वो उसके हकदार हैं, कल को बोनस शेयर्स मिल रहा होगा तो वो उसके हकदार हैं। उनको सिर्फ वही नहीं मिलेगा जिसकी कंडीशन उनको स्टार्टिंग में इंपोज कर दी गई। लाइक स्टार्टिंग में कह दिया गया भैया डिविडेंड देर से मिलेगा, तो जी देर से मिलेगा। डिविडेंड वोटिंग आपको इतनी % मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो फिर नहीं मिलेगी। मतलब जिस चीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी सिर्फ वही रेस्ट्रिक्टेड है, बाकी सारी चीज उसकी वैसी ही होगी जैसे किसी नॉर्मल शेयर्स की होती है, मतलब ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की होती है। तो वो सारे राइट्स उन पे भी एप्लीकेबल है डिफरेंशियल वाले के, जो कि किसके ऊपर होते हैं? ऑर्डिनरी शेयर वाले के ऊपर होते हैं। और फिर एक लास्ट पॉइंट आता है कि एक रजिस्टर बेसिकली मेंटेन किया जाएगा जिसके अंदर सारे पर्टिकुलर्स होंगे, किसके? उन शेयर होल्डर्स के, उन मेंबर्स के जिनको की डिफरेंशियल राइट वाले शेयर इशू किए गए हैं। उसका एक रजिस्टर मेंटेन करेगी कंपनी जिसके अंदर लिस्ट डाउन होंगे सारे पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू दैट शेयर होल्डर जिनको की डिफरेंशियल राइट वाले शेयर्स इशू किए गए। ये एक लाइबिलिटी है किसके ऊपर? मतलब एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है किसके ऊपर? कंपनीज के ऊपर, जो भी इस टाइप के शेयर इशू करती है उसको एक रजिस्टर भी मेंटेन करके चलना होगा। तो ये बेसिकली रूल 6 के अंदर ये सारे प्रोविजंस आपके कवर होते हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रोविजन। इनसे रिलेटेड केस स्टडी भी कई सारे रिलेटेड आ जाते हैं कि भैया इस टाइप के प्रोविजंस आ रहे होंगे, लाइक किसी ने डिफॉल्ट इस टाइप का किया हुआ है, वो शेयर इशू कर रहा है, आप बताओ वैलिड है कि नहीं है। तो इस टाइप से आपको फिर उसको अपने आंसर में देना है कि भैया रूल 4 आपका मना करता है। रूल 4 भी किस सेक्शन के अंदर कवर हुआ? ये आपका सेक्शन नंबर 43, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट रूल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो ये था आपका ओवरऑल सेक्शन नंबर 43 विद रूल नंबर 4। अमेंडमेंट आया 16 अगस्त 2019 को। The central government has amended the company's share capital and debentures rule 2014 by the company share capital and debentures amendment rule 2019 के अंदर।
अब अगर इसकी बात करें कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014 में, तो इसके अंदर एक रूल नंबर 4 हुआ करता था, उसका सब रूल नंबर 1 था और उसके क्लॉज सी को पूरा पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है इसके साथ, नंबर 1। नंबर 2 कि क्लॉज डी एक हुआ करता था, उसको पूरा का पूरा आपका ओमिट कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है। इन्फोर्समेंट डेट है आपकी 16 अगस्त 2019। तो अब सबसे पहले तो देखते हैं कि हमारे जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर इसकी जिक्र कहां पे हुआ करती थी। तो अगर मैं आपको चैप्टर में लेके आऊं तो चैप्टर में आपने देखा था एक टॉपिक जो कि बात करता था डिफरेंशियल वोटिंग राइट के ऊपर, जैसे कि रूल नंबर 4 आपको यहां दिख रहा है। रूल नंबर 4 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल 14 स्टेट्स अबाउट द इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो इसको लेकर हमने कंडीशंस देखे थे काफी सारे क्लॉजेस के अंदर। इसमें एक क्लॉज सी था जो कि बात करता था कि द शेयर विद डिफरेंशियल राइट शैल नॉट एक्सीड 26% ऑफ द टोटल पोस्ट इश्यू पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर विद द डिफरेंशियल राइट्स इशूड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो बेसिकली इसका मतलब यही था कि जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट के अंदर शेयर इशू किए जा रहे हैं वो कभी भी 26% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए टोटल इक्विटी शेयर्स के। मतलब इशू करने के बाद जो आपका पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल बनेगा उसका 26% से ज्यादा आपका नहीं हो सकता डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर्स। तो ये पॉइंट था जिसको कि पूरा का पूरा काट दिया गया है। मतलब दिस वन इज नॉट एप्लीकेबल इन नवंबर 2020 और दिसंबर 2020 अटेम्प्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा एक क्लॉज था आपका क्लॉज नंबर डी, इसको तो ओमिट ही किया गया, इसकी जगह तो रिप्लेसमेंट है, इसकी जगह नया प्रोविजन इंसर्ट किया गया, उसको पढ़ेंगे हम अभी। बट इसको तो पूरा का पूरा आपको एलिमिनेट कर दिया गया। मतलब डी पॉइंट जो था आपका, ये डी जो क्लॉज था ये अब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जो कि बात करता था कि कंपनी हैविंग कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट फॉर दी लास्ट 3 इयर्स। मतलब कि अगर आपको इश्यू करना है तो उसके लिए कंपनी के पास प्रॉफिट का कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए पिछले लास्ट 3 इयर्स का। तो इसकी अब रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती है इन केस ऑफ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, चलिए तो डी को तो आपको बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल, इसको आपको ना कहीं कोट करना है ना कुछ, जस्ट भूल जाना है इसको। सी की जगह देखते हैं कि क्या इंसर्ट किया गया है। सी में जो 26% वाली बात थी शेयर्स को लेके, उसको चेंज कर दिया गया है वोटिंग पावर से। मतलब कि जो नया प्रोविजन इंसर्ट किया गया वो ये इंसर्ट किया गया, द वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट ऑफ द कंपनी शैल नॉट एक्सीड 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। मतलब कि जो वोटिंग पावर होंगे डिफरेंशियल वालों के पास, डिफरेंशियल राइट्स वालों के पास जो वोटिंग पावर होगा वो 74% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 74% किसका? टोटल का, टोटल वोटिंग पावर का, इंक्लूडिंग वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स इशूड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है ना। तो जैसे वहां शेयर्स की बात करें तो शेयर्स में कहा गया था कि 26% से ज्यादा शेयर्स नहीं होने चाहिए। अब उसको हटाते हुए कह दिया इन्होंने कि भैया वोटिंग पावर की बात करते हैं, शेयर की बात नहीं करेंगे। और वोटिंग पावर के अंदर आपको देखना है 74% का दायरा। 74% आपका क्रॉस नहीं होना चाहिए उन शेयर्स का जिनके पास डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि 74% आपको देखना है कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर जो है वो एक्सीड ना कर जाए 74% से ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इंक्लूडिंग द वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ठीक है, चलिए जी। तो और डी जो है ये एलिमिनेट हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट रूल नंबर 4। बहुत छोटा अमेंडमेंट था बट इंपॉर्टेंट है नो डाउट, क्योंकि डिफरेंशियल वोटिंग राइट या डिफरेंशियल राइट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके या केस स्टडी आपके एग्जाम में कई दफा पाए जाते हैं। तो नो